स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले किस देश में गणतंत्र का कॉन्सेप्ट आया? कौन सा देश या राज्य है जो सबसे पहला गणतांत्रिक राज्य है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गौरव भारत के पास ही है। बिहार का वैशाली ही वो जगह है जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना। और गुरुवार को इसी वैशाली की धरती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने आने का मकसद साफ किया और विरोधियों को सख्त संदेश भी दिया। दोनों हाथ उठाइए, सीएए के समर्थन का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत माता के जयकारों के साथ अमित शाह ने संबोधन की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नागरिकता कानून के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ऐतिहासिक भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान महावीर ने जन्म लिया, अपने जीवन के 22 साल जिस भूमि पर बिताए, जहां अपने जीवन काल के अंदर 3-3 बार भगवान बुद्ध ने विचरण कर इस भूमि को पवित्र बनाया और जिस भूमि ने दुनिया को लोकतंत्र की भेंट दी, इस वैशाली की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। नागरिकता संशोधन कानून आया, ये सीएए आया और सीएए के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला। मगर कुछ लोग जो देश में हैं, कुछ लोग जो है, जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है, तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं। वो गुमराह कर रहे इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भाइयों के साथ अन्याय शुरू हुआ। देश जब आजाद हुआ, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में लगभग दोनों जगह 30-30% हिंदू, सिख, बौद्ध थे, 30-30%। और आज ये लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों मुझे जवाब दे, कितने हिंदू और सिख बचे हैं? पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3% और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां सिर्फ 7%। भैया कहां गए सारे लोग? वैशाली में अमित शाह के संबोधन से पहले कई नेताओं ने रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता कानून को गांधी के सपनों का कानून बताया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग कानून को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये तो नेहरू ने भारत के हिंदुओं को, जो भारत के हिंदू थे जो पाकिस्तान गए, उनको धोखा देने का काम किया। गांधी ने कहा था कि जो भारतवंशी वहां आना चाहते हैं कष्ट होता है। वही काम तो किया है, गांधी का काम किया। हिंदुस्तान की परंपरा है, हम सबको सम्मान करते हैं, उनके लिए कानून बनाया गया। कुछ लोग बेवजह परेशानी कर रहे हैं। ये कानून हिंदुस्तान पर लागू नहीं होता, ये कानून हिंदुस्तानियों पर लागू नहीं होता। मैं बिहार की जनता के सामने अमित शाह को सुनने के लिए वैशाली के इर्द गिर्द के जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। बीजेपी और सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी सभा में पहुंची। जनसभा के प्रचार प्रसार की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी।
भारत माता की। वैशाली गढ़ के खरौना पोखर मैदान में बने मंच से लेकर सब कुछ ट्रेडिशनल था। इको फ्रेंडली मंच बनाया गया था, तो मंच पर बुद्ध से लेकर महावीर तक को जगह दी गई थी। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रिजम पांडे की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव है, लिहाजा अमित शाह ने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह ने वैशाली पहुंचे लोगों को एक नंबर भी दिया। ये नंबर क्यों दिया, आप भी जानिए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लामबंद होइए। अपने भाई बहन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, उनको उनके अधिकार देने के लिए लामबंद होइए। इसलिए मैं आया हूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा मोबाइल निकालिए तो, जरा जोर से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालिए। कितने लोगों के पास है? सब लोग निकाले, जरा हाथ ऊपर करो। है ना सबके पास? है ना? मोदी जी का समर्थन करना चाहते हैं ना? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल करोगे? पक्का करोगे? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल मोड पर ले लीजिए मोबाइल को, डायल मोड पर ले लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए। मैं जोर से नंबर बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए। कितने लोगों ने करा? हाथ ऊपर करिए। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं, इस नंबर को डायल कर मोदी जी का आप समर्थन करिए। और वैशाली की धरती से ही अमित शाह ने एक बार फिर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया और नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर से खुले मन से भरोसा जताया, जिसके बाद सियासत के एक खेमे को तो सुकून मिल गया है, लेकिन दूसरा खेमा बेचैन हो उठा। मैं बिहार की जनता के सामने मोदी जी की ओर से समर्थन मांगने आया हूं। चुनावी साल में चेहरे पर चर्चा के बीच अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने फिर साफ किया है कि बिहार में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एनडीए में टूट की अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ने वाले। बयान आया तो सियासत भी तेज हुई। जेडीयू ने कहा कि संक्रांति के बाद शुभ संदेश मिला है और सिगुफा छोड़ने वालों को जवाब भी मिल गया। तो आरजेडी ने कहा बीजेपी के पास नीतीश को नेता मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वहीं आरएलएसपी नेता इसे महागठबंधन के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। राज्यों में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो नीतीश कुमार के अगुवाई में ही करेगी। और हमको लगता है कि अगर जरूरत होगा तो प्रशांत किशोर का जो फॉर्मूला है 1.3, 1.4 का, वो भी मान लेगी बीजेपी। बिहार की जनता तो मन बना ही चुकी है। अभी अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया। अब समझ लीजिए कि महागठबंधन के लोगों को, महागठबंधन परिवार को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, नई सरकार बनेगी और निश्चित रूप से नीतीश जी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, एनडीए ने नेता तय कर लिया है। वहीं महागठबंधन में अभी खींचतान ही चल रही है। देखना होगा कि नीतीश के मुकाबले के लिए किसका चेहरा आगे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपको याद होगा इससे पहले नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने यह ऐलान किया था, यह कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि दूसरी बार सार्वजनिक मंच से अमित शाह को यह बात दोहरानी क्यों पड़ी। दरअसल हाल में बिहार बीजेपी के नेताओं ने फिर से बयान देना शुरू कर दिया था कि अब बीजेपी का सीएम होना चाहिए। जाहिर है अमित शाह ने नीतीश के विरोधियों को खामोश तो कर ही दिया, पार्टी के भीतर उठ रही आवाज को भी शांत कर दिया। नीतीश के नाम के जरिए महागठबंधन पर एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश, और जाहिर है ये अमित शाह की फिरकी में अब महागठबंधन फंस गया, क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार का चेहरा, लेकिन दूसरी तरफ कौन,
क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम पर अभी भी तकरार है। कांग्रेस मीरा कुमार के नाम का पत्ता फेंक रही है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति चला रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन को चेहरा पेश करने की चुनौती होगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत में ओवैसी की एंट्री ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर सीमांचल में सभी पार्टियां इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि तेजस्वी ने नागरिकता कानून के विरोध में यात्रा की शुरुआत सीमांचल से की, तो जेडीयू और कांग्रेस भी अपने नेताओं को वहां भेजने की तैयारी में है। हम लोग पूरे बिहार में अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 243 सीट पर अभी हम लोगों का फोकस है। 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फोकस हम लोगों का ज़्यादातर सीमांचल पर है, लेकिन तैयारी पूरे बिहार पर 243 सीट पर हमारी चल रही है। संगठन हम सब जगह बना रहे हैं। ये है कमरुल होदा, जो ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार से इकलौते विधायक हैं। तेजस्वी की सीमांचल यात्रा शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया कि चुनाव तो पूरे बिहार में लड़ेंगे, लेकिन फोकस सीमांचल पर ही होगा। जाहिर है मुस्लिम वोट में हिस्सा लेकर ओवैसी की पार्टी कईयों का खेल खराब कर सकती है। वैसे भी किशनगंज सीट पर जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे भी तेजस्वी ने भी अपनी यात्रा सीमांचल से ही शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी फिलहाल ओवैसी की पार्टी को तवज्जो देने के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 11 करोड़ जनता 2020 के मुख्यमंत्री के लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले हैं, कौन क्या बोल रहा है इसका हम कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। भाई किशनगंज की जो उनकी जीत हो गई बाय द वे, वो जिस कारण से हुई सबको पता है। वो हमारी थोड़ी बहुत चूक हो गई, नहीं तो ओवैसी और ओवैसी की पार्टी को मलियामेट कर देंगे हम लोग। सीमांचल में उतना सक्षम है वो आपको कह सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस भी अपने मुस्लिम नेताओं को सीमांचल भेजने की तैयारी में है। इधर जेडीयू भी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं को सांप्रदायिक भी बता रही है। दूसरी पार्टियां क्या करें उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग बहुत मजबूती के साथ बिहार के 12 करोड़ लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोई पैनिक में ना आए। नीतीश कुमार किसी भी ऐसे काम का सपोर्ट नहीं करेंगे जो बिहार के एक आदमी को भी नुकसान पहुंचाना। तो दो तबका है ना, एक हिंदू में भी एकदम फंडामेंटलिस्ट हिंदू हैं और एक मुसलमानों में भी फंडामेंटलिस्ट मुसलमान हैं, ओबीसी जैसे लोग। तो वो लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स यही है, मुसलमान जब तक कंसोलिडेट नहीं करेगा ओबीसी को कौन पूछेगा। सीमांचल की सियासत में मुस्लिम वोट के साथ ही AIMIM को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि बिहार की सियासी पार्टियां अब अपना जोर सीमांचल की ओर लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा किसकी रणनीति फिट बैठती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब जरा तेजस्वी के प्रतिरोध मार्च को समझिए। सीमांचल से ही इस मार्च की शुरुआत क्यों हुई? दरअसल सीमांचल में आरजेडी को लगातार नाकामी मिल रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाकों में पकड़ कमजोर हुई है। CAA और NRC के बहाने सियासी जमीन एक बार फिर से तलाशने की कोशिश इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पार्टी के आधार वोट बैंक को फिर से वापस लाने की कोशिश है। सीमांचल में ओवैसी के बढ़ते प्रभाव ने भी आरजेडी की चिंता बढ़ाई है। AIMIM और बीजेपी को मात देने के लिए ये यात्रा जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। निर्भया के गुनहगारों ने सिस्टम का सहारा लेकर अपनी फांसी को फिर से आगे बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है। 22 तारीख को फांसी अब मुश्किल दिख रही है। 7 साल से कानूनी जंग लड़ने वाला परिवार दुखी है और पूरा देश हैरान। सवाल है कि आखिर यूं ही कब तक टलेगा इंसाफ? गुनाह किसी और ने किया, सजा मुझे मिल रही। निर्भया केस में फिर टला इंसाफ, गुनहगारों का दया वाला हथियार। दुख वाली बात है और चिंता की बात है कि एक की बात हो रही है कि एक को 14 दिन का टाइम दिया जाए। अभी 3 बैठे हैं। गुनहगारों ने उलझाया इंसाफ। 3 अदर कन्विक्टेड है। अभी सिर्फ मुकेश सिंह की पिटीशन ये आई है। 3 जो अदर कन्विक्टेड हैं उनके लिए क्या है? क्या वो लॉ के लूप होल्स का यूज करते रहेंगे? 7 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने वाली मां आज हताश है। सिस्टम के आगे, गुनहगारों के कानूनी दांवपेच के आगे। उनके फांसी डिले करने के लिए हो रहा है, चाहे उनके वकील हो, चाहे हमारा कानून व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं मुजरिमों को सपोर्ट हो रहा है।
निर्भया के गुनहगारों के डेथ वारंट पर जब पटियाला कोर्ट ने कानूनी मुश्किलों के कारण स्टे दिया तो पूरा देश हैरान हो गया और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मां व्यथित। पूरी कानूनी की तरह से 7 साल लड़ाई लड़ी है। लोअर कोर्ट में 13 में फैसला आया, हाई कोर्ट में 14 में आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 में आया। 2.5 साल से मैं चक्कर काट रही हूँ। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के एक दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषियों के डेथ वारंट पर स्टे लगा दिया। मुकेश ने अपनी याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने का हवाला दिया था। इसका मतलब है कि अब दोषियों को 22 जनवरी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और जेल अथॉरिटी से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से निर्भया केस के दोषी अक्षय, विनय और पवन से जुड़े सारे कागजात और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में पटियाला कोर्ट सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा, लेकिन आशंका इस बात की है कि कहीं फिर से फांसी की तारीख और आगे न बढ़ जाए। स्टे करता है तो डेफिनेटली मैं चैलेंज करूंगी उस ऑर्डर को, या तो रिट पिटीशन के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और नहीं तो इसको हम दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दरअसल नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा दोषियों के होने की स्थिति में अगर एक भी याचिका लंबित हो तो बाकी को भी फांसी नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं तो भी नया वारंट लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि मुकेश के अलावा बाकी बचे 3 दोषियों ने अभी दया याचिका दाखिल नहीं की है और उनके पास अभी भी ये विकल्प मौजूद है। तो क्या इस तरह सभी दोषी मिलकर कई महीनों का वक्त निकाल लेंगे? एक भी अधिकार है तो मेरी बेटी की 7 साल पहले जान गई है। मुझे भी कोर्ट से इंसाफ चाहिए, अपने न्याय व्यवस्था से इंसाफ चाहिए और उनको जल्द से जल्द फांसी चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया के चारों दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था, जिसके मुताबिक इन दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ाया जाना था। पहले 2 दोषियों ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब दया याचिका के बहाने गुनहगार इंसाफ को उलझा रहे हैं। सवाल है कि क्या गुनहगार अपने कानूनी विकल्पों का दुरुपयोग करते हुए सिस्टम को यूं ही चुनौती देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। क्या धोनी की पारी खत्म हो चुकी है? क्या क्रिकेट के मैदान पर अब धोनी नजर नहीं आएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। Now they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stumps? They're going to go. Going to get him. Direct hit. Magic 3-letter word. इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद क्रिकेट से दूरी बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने झटका दिया है। बोर्ड ने टीम के खिलाड़ियों की सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, लेकिन खिलाड़ियों की इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल नहीं किया गया है। बीसीसीआई के इस कदम ने धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का लगभग रास्ता बंद कर दिया है। यानी फटाफट फॉर्मेट में अब फैंस को माही का मैजिक देखने को शायद ही मिल सकेगा। टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप खिताब दिला चुके धोनी को बीसीसीआई ने पिछले साल ए ग्रेड में रखा था। ए ग्रेड वाले खिलाड़ियों को बोर्ड सालाना 5 करोड़ रुपए देती है, लेकिन इस बार धोनी बोर्ड की सालाना रिटेनरशिप लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि धोनी ने 2016 T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के साथ बातचीत में कम से कम 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप तक खेलने के संकेत दे दिए थे। Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes. Sure. He'll put it in the stands. Now they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stumps? और ठीक 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी आखिरी पारी में रन आउट होने के बाद धोनी ने क्रिकेट से दूरी बना ली, लंबा ब्रेक लिया और तब से ना तो वापसी पर कोई बयान दिया और ना ही रिटायरमेंट का कोई ऐलान। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद कैप्टन कोहली से भी उनके रिटायरमेंट पर पूछा गया तो उनके बयान में भी कुछ ऐसा नहीं दिखा। इसलिए मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी क्या करने वाला, क्या कुछ कहा है वो उन्होंने आपको या फिर टीम को, क्या उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या निर्णय? अभी तक हमको कुछ नहीं बोला उन्होंने। वैसे धोनी के रिटायरमेंट पर वर्ल्ड कप के बाद लगातार बयानबाजी का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ने सभी अटकलबाजियों पर ही नहीं बल्कि धोनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
538 मैच, 17,226 रन, 829 कैच और स्टंप्स के चमकदार करियर पर कम से कम 1 साल तक फुल स्टॉप लगा दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।